नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे भारत में पाई जाने वाली उन जनजातियों के बारे में जो अपना सांस्कृतिक महत्व तो रखती ही है, साथ ही साथ ये जनजातियाँ अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी रखती हैं। इसलिए हम उन महत्वपूर्ण जनजातियों की बात करेंगे जो यहाँ पर इस मैप के ज़रिए आपको दिखाने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, ये मैप जो है ये एनसीईआरटी कक्षा 7वीं के 7वें अध्याय जनजातियाँ खानाबदोश से लिया गया है। और इस अध्याय को अगर आप पूरा पढ़ना और समझना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी है, आप वहाँ पर से जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, कमेंट में पिन होता है वैसे तो हम पहले मैं नॉर्मली आपको यहाँ पर से बता देता हूँ कि कौन सी जनजाति का क्षेत्र सामान्यतः कहाँ था। इसके बाद हम एक एक जनजाति के बारे में बात करेंगे। वैसे तो यहाँ पर 27 के आसपास जनजातियाँ दी गई है, लेकिन हम तकरीबन 44 से 45 जनजातियों पर बात करेंगे। नॉर्मली हम सिर्फ क्षेत्र पर बात करके छोड़ देंगे, हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो फिर आपको चीज़ें याद रखने में ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। और डिटेल में किसी जनजाति के विषय में स्टेट लेवल एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है। अगर आप नेट जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम या फिर यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की बात करें तो बेहद कम किसी बहुत ही छोटी जनजाति के बारे में प्रश्न आता है, वरना क्षेत्र और जनजातियों के जोड़े बनाने के लिए पूछ लिया जाता है, उनकी भाषा पूछ ली जाती है। तो हम सामान्य रूप से ही अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा डीप अध्ययन हम नहीं करेंगे। तो देखिए, आपको ये गख्खर, खोखर, जंजुहा जनजातियाँ दिख रही होंगी। तो दोस्तों, ये भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में पाई जाती है। और लंगाहा और बलूची जनजाति भी आपको दिख रही है। तो ये भी भारत पाकिस्तान की बॉर्डर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे बलूची गख्खर जनजाति हुई, ये तो लगभग 90% अब तो पाकिस्तान के पंजाब रीजन में ही ये पाई जाती है। समाज जनजाति आप देख सकते हैं कि ये राजस्थान गुजरात क्षेत्र में है। कोली और जाटवार जनजाति है आपको गुजरात में मिल जाएगी। भील जनजाति आपको मध्य प्रदेश और ये गुजरात राजस्थान क्षेत्र में दिख रही होंगी, लेकिन ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। इसलिए इस मैप में हो सकता है कि कोई जनजाति कहीं और हो, जैसे काचरेज जनजाति यहाँ पर ये इधर साइड में आपको दिख रही होगी मेम्यार साइड में, लेकिन ये असम क्षेत्र में भी ये जनजाति पाई जाती है। नागा जनजाति नागालैंड में अहोम जनजाति, ये जो मैप इधर साइड आपको दिख रहा है ये असम तक का मैप है, आपको उधर ज़्यादा म्यांमार रीजन में आपको दिखेगा नहीं। इसलिए ये मैप को भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे ऊपर आपको पूरा सही से मैप बना हुआ नहीं दिख रहा है, सिर्फ जनजातीय रीजन में दिख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ रीजन भारत के बाहर हो और कुछ भारत के बहुत अंदर हो। जैसे पूर्वोत्तर भारत की आप बात करें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का पूरा हिस्सा यहाँ पर मैप में बना हुआ नहीं है। इसलिए जो क्षेत्र आपको अहोम वगैरह दिख रहे हैं ये असम का क्षेत्र आपको दिख रहा है। कोच, खासी वगैरह, ये मुंडा, चेर, ओरान, संथाल, ये आपको झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। गोंड बेगस की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मिलेंगे। खोंड आपको उड़ीसा में मिलेंगे। कोयास की बात करें तो कोयास भी आपको उड़ीसा क्षेत्र में मिलेंगे। इधर बात करें काटगिरीज, बेरात, कोराक की, ये महाराष्ट्र, कर्नाटका वाले रीजन में ये आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर हम बात करें सबसे नीचे बेतर, बागादास और मारवाड़, तो बेतर तो सीधे से आपको केरल साइड में दिख रहा है, लेकिन जो मारवाड़ है ये आपको केरल और तमिलनाडु में भी दिखने को मिलेगा। और जो बागादास है ये आपको यहाँ तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। साथ ही चेर भी आपको इधर तमिलनाडु क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ पर इस मैप में बात की है और अब हम डिटेल से नोट्स के ज़रिए समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। और एक और फिर आपसे कह देना चाहता हूँ कि इस अध्याय में जनजातियों के विकास और ज़्यादा डीप में नहीं बताया है, लेकिन इतना बताया कि आप सामान्य तौर से उनके जीवन के बारे में समझ पाएँ। अगर आप इस अध्याय को समझना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर से जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी के कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक के
पूरे अध्यायों के चैप्टर और समरी वगैरह भी इस चैनल में आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे वीडियोस भी एनसीईआरटी से रिलेटेड अपलोड होते रहे हैं और हो रहे हैं। तो चलिए अपने नोट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जनजातियों के इतिहास के बारे में देखते हैं। भारत में 700 से ज़्यादा जनजातियाँ। इन जनजातियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 24 जनजातियां हैं। इनकी उपजातियां मिलाकर अगर हम कुल संख्या की बात करें तो यह 90 होती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। भारत में अधिकतम जनजाति वाले राज्यों की बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से हम आंकड़ों की बात करते हैं तो मिजोरम की कुल आबादी में 94.4% जनसंख्या जनजाति है। लक्षद्वीप में 94%, मेघालय में 86.1 और नागालैंड में 86.5% यह आंकड़ा कुल आबादी में देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर से तकरीबन 43 ऐसी जनजातियों के बारे में बात करेंगे जो कहीं न कहीं अपनी विविधताएं और अपनी प्राचीन ऐतिहासिकता रखते हैं। आइए देखते हैं कोच की बात करते हैं। कोच भारत के असम और मेघालय और उत्तरी बांग्लादेश पर एक छोटा सा सीमा पर जातीय समूह है। इस समूह में 9 मातृवंशीय और सख्ती से बहिर्विवाही कबीले शामिल हैं। दोस्तों, जिनमें से कुछ ने कोच नामक अब तक की विरल रूप से प्रलेखित बोरो गारो भाषा को संरक्षित किया हुआ है। खासी जनजाति की बात करें तो खासी मेघालय के पूर्वी भागों में खासी और जयंतिया पहाड़ियों में रहते हैं। जयंतिया पहाड़ियों में रहने वाले खासी जयंतिया के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्हें पनार भी कहा जाता है। उत्तरी तराई और तलहटी में रहने वाले खासी लोगों को आमतौर पर भोई भी कहा जाता है। हम नागा की बात करें तो नागा जनजाति के लोग मुख्य रूप से नागालैंड राज्य में निवास करते हैं, लेकिन इनका निवास मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम के पड़ोसी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुख्य जातीय समूहों में से एक माना जाता है। कोरमा जनजाति की बात करें तो कोरमा एक आदिवासी समुदाय या स्वदेशी समुदाय है जो मुख्य रूप से कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़, उडुपी जिले और केरल के कासरगोडा जिले में पाए जाते हैं। कर्नाटक के इन क्षेत्रों को अक्सर तुलुनाड के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो मोटे तौर पर तत्कालिक दक्षिण केंद्र जिले की सीमाओं में मेल खाता है। अगली जनजाति की बात करें तो बादागस या बड़ा घास तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में रहने वाले एक जातीय भाषाई समुदाय है। पूरे जिले को बाडुगा जिले में बाडुगा लगभग 400 गांवों में रहते हैं जिन्हें हत्तीस कहा जाता है। बाडागास बड़गा नाम की भाषा बोलते हैं। गोंड जनजाति की बात करें तो इनके विषय में बोलने को काफ़ी कुछ है, क्योंकि गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह मध्य प्रदेश और ये जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में यहाँ पाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हम अगर और आगे बात करें तो उत्तर भारत की कुछ जनजातियों में देखें तो गारो ये मेघालय, असम में पाई जाने वाली प्रमुख जाति है। खासी मेघालय में पाई जाती है। नागालैंड में मणिपुरी जनजाति मणिपुर में। तो आपको इनके सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इनके रीज़न, आपको इनके क्षेत्र याद रहने चाहिए। भील मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। संथाल की बात करें तो यहाँ वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में। मुंडा जनजाति जो है झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पाई जाती है। इससे ही अगर हम दक्षिण भारत की कुछ अन्य जनजातियों की बात करें तो तोडा जनजाति तमिलनाडु में। कोटा जनजाति ये जो है ये TN है, ये TW जैसा दिख रहा है, सॉरी ये TN है, तमिलनाडु है। यारावा जनजाति KL मतलब कि केरला में। सैलेगा जनजाति कर्नाटका में। और पूर्वी भारत की हम बात करें तो ओराव जनजाति वेस्ट बंगाल और झारखंड में। हो जनजाति ओडिशा और झारखंड में। खारिया जनजाति की बात करें तो यह वेस्ट बंगाल और झारखंड में पाई जाती है। बिरहोर जनजाति वेस्ट बंगाल और झारखंड में।
दोस्तों अब हम गक्खर जनजाति की बात कर लेते हैं और यह एक महत्वपूर्ण जनजाति है। यहाँ पाकिस्तानी पंजाब में ज़्यादातर पाई जाती है। ये पंजाबी समुदाय है और पंजाब के क्षेत्र के इन्हें मूल निवासी के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों पाकिस्तान के नमक कोह क्षेत्र जो कि नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इस क्षेत्र के लिए गक्खर और जंजुआ समुदाय के मध्य संघर्ष लंबे समय तक रहा। कमाल खान गक्खर एक प्रसिद्ध गक्खर सरदार थे जो कि मुग़ल कालीन जो सम्राट अकबर थे उनके मनसबदार भी रहे। इससे ये पता चल सकता है कि ये एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। जंजुआ जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो यह भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पोठोहार पठार में पाई जाती है। यह एक राजपूत वंश है और 12वीं सदी में ये जब मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण शुरू किए तो इनका धर्मांतरण हुआ। स्वयं को ये महाभारत के अर्जुन का वंशज मानते हैं। खोखर जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो खोखर भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब यानी कि भारत व पाकिस्तान का राजपूत समुदाय है। ये राजस्थान, हरियाणा जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, पाकिस्तान और भारत का जो पंजाब है वहाँ ये पाए जाते हैं। और फरिश्ता ने इन्हें धर्म और नैतिकता विहीन बर्बर जनजाति कहा है क्योंकि यह बहुत ही विद्रोही किस्म की जनजाति इन्हें आप कह सकते हैं। इसके बाद में हम लहंगी जनजाति की बात करें, लहंगा जनजाति की बात करें तो ये राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। अरगुन जनजाति जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। इनका पारंपरिक नृत्य रौफ, बानबुन और हाफिज़ा है। दोस्तों साथ ही साथ हम इनके पारंपरिक व्यंजन की अगर बात करें तो गुश्तबा, रोगन जोश, कश्मीरी पुलाव आदि इनके पारंपरिक व्यंजन हैं। समाज जनजाति की बात करते हैं तो समाज जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाई जाती है। कोली जनजाति भी महाराष्ट्र व गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती है। जाटवास जनजाति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों में। भील कोली जनजाति महाराष्ट्र में। ये धर्म और ईश्वर को तो पूजते ही हैं, साथ ही साथ ये मुख्य तौर से प्रकृति को ज़्यादा से ज़्यादा पूजने का काम करती है भील कोली जनजाति। काटकारी जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। बेराज जनजाति जो है वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बेगा जनजाति की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, गुजरात क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में हम बेता जनजाति की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो यहाँ तक की चीज़ों से आप समझ पा रहे होंगे कि जो भारत की जनजातियाँ हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रतिशत आपको मध्य भारत में देखने को मिलेगा। दोस्तों बेता जनजाति का पारंपरिक नृत्य है तमाशा, लावड़ी, ढोल ताश आदि इनके पारंपरिक नृत्य हैं। मरवन या मारवा जनजाति की अगर हम बात करें तो तमिल राज्य का एक तमिल समुदाय है। ये लोग मुक्कुलाथोर संघ की 3 शाखाओं में से एक हैं। सम्मानजनक इनकी जो उपाधि है वह थेवर है और अन्य पिछड़ा वर्ग या विमुक्त जनजाति के रूप में वर्गीकृत है। अहोम जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो असम प्लस अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र इसमें आता है। ताई लोगों के ये वंशज है। ताई जो कि भारत में सबसे बड़ी ताई जनजाति है ये अहोम। 13वीं सदी में मेम्यार से ब्रह्मपुत्र घाटी में ये आए। अहोम ने 13वीं शताब्दी से लेकर 1838 तक ब्रिटिश शासन की स्थापना तक असम के ज़्यादातर हिस्से पर शासन किया। इनकी जो भाषा है वह अहोम है और अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी चराईदेव थी जिसे 1253 में इनके प्रथम अहोम राजा चाओलुंग काफा ने स्थापित किया था। दोस्तों इसके बाद हम अगली जनजाति की बात करते हैं तो जो अगली जनजाति है वो है काचचरिस और यह जनजाति असम में पाई जाती है और यह जो भाषा यहाँ पर बोली जाती है वो है कचारी भाषा जो कि तिब्बती बर्मा परिवार से संबंध रखती है। क्योंकि जो भाषा के शब्द हैं वो किस परिवार में ज़्यादा मिलते हैं इससे पता लगता है कि वो किस परिवार से है। जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये जो भाषाएं हैं ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। जो हमारी भाषाएं हैं ये संस्कृत परिवार की भाषाएं हैं।
तो दोस्तों इनके समाज की बात करें तो इनका समाज मातृसत्तात्मक रहा, यानी कि महिलाएं परिवार की प्रधान होती है। दोस्तों इनके त्यौहार की बात करें तो बिहू और माघ बिहू प्रमुख त्यौहार है, और ये हिंदू धर्म के साथ साथ क्षेत्रीय स्थानीय देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। कोच जनजाति वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, मेघालय, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। भाषा इनकी कोच है, जो कि तिब्बती बर्मी परिवार का हिस्सा है। इनकी जो समाज है वह पितृसत्तात्मक समाज है। चेर जनजाति की बात करते हैं तो यह केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक यानी कि दक्षिण भारत में पाई जाती है। इनकी भाषा की बात करें तो चेर द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा रही, और समाज इनका पितृसत्तात्मक रहा। त्यौहार ओणम, विशु प्रमुख त्यौहार है। नृत्य की बात करें तो कथकली और मोहिनीअट्टम चेर जनजाति की ही देन है, और कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों ही केरल में बहुत प्रसिद्ध है और शास्त्रीय नृत्य है। ओरोन की बात अगर हम करें तो मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में है। जंगलों व पहाड़ी क्षेत्र में ये निवास करते हैं। इनकी भाषा की बात करें तो ओरोन, जो कि मुंडा भाषा परिवार का हिस्सा है। इनका समाज पापा यानी कि पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक को हम शॉर्ट में पापा लिख देते हैं, और जो मातृसत्तात्मक है उसे मम्मी लिख सकते हैं। ये अपनी ट्रिक है ये। बेगस की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। भाषा इनकी जो है वह है बेगा, द्रविड़ भाषा परिवार की। इनका समाज भी पापा है यानी कि पितृसत्तात्मक है। अगर हम खोंड जनजाति की बात करें तो यह उड़ीसा की जनजाति है, और खोंड विद्रोह मुख्य रूप से हमें 19वीं शताब्दी की अलग अलग तिथियों में देखने को मिलता है, जिसने ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया, और बहुत लंबे समय बाद इसे दबाया जा सका। दोस्तों इस जनजाति के अन्य उपनाम की बात करें तो कोंड, कांध, कोंद आदि इसके उपनाम आपको दिख जाएंगे। भाषा में बात करें तो खोंड जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार की है, और यहाँ पर भी पितृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। कोयास जनजाति, जो कि हमारे आज की इस वीडियो की आखिरी जनजाति है, वो है दक्षिण भारत के उड़ीसा क्षेत्र में कोयास जनजाति पाई जाती है, और यहाँ पर भी पितृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस जनजाति की लोकेशन क्या है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। हमारा वीडियो का उद्देश्य ये नहीं था कि आपको चीज़ें रटाई जाएं, या फिर आपको ऐसी फैक्चुअल चीज़ें दी जाएं जो बहुत ही रेयर है, या फिर किताबों को कॉपी पेस्ट करके मैं आपको दिखा दूं। ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था। सिर्फ आपको ये बताना है कि जनजातीय समूह किन किन क्षेत्रों में है और उनकी मुख्य पहचान क्या है। इसके ज़रिए क्या होगा कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर जोड़ियाँ बनाने के लिए पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति कौन से क्षेत्र से पाई जाती है। तो अगर आप इतनी जनजातियाँ भी याद कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से अपने आंसर को सही कर पाएंगे, क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है कि किसी जोड़े में एक आंसर भी अगर आपको पता है तो आप पूरा आंसर सही कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ बेहतर सीखा होगा, और बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। अगर आपको किसी भी प्रकार की किसी विषय पर दुविधा हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर मुझे उस विषय पर नॉलेज होगा तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। मदद क्या करूँगा, मैं खुद भी पढ़ूँगा, क्योंकि जब कोई मुझसे कहता है तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि मैं उस विषय पर अपने नॉलेज को बढ़ा पाता हूँ। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।